भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के दौरान गुरुवार को पुलिस की सतर्कता के चलते चोरी और जेब कतरी की संभावित वारदातों को समय रहते रोक दिया गया। भीड़ का फायदा उठाने की फिराक में घूम रहे 24 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि ये संदिग्ध रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की तैयारी में थे। रथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात था। इसी दौरान उप पुलिस अधीक्षक कमल निगवाल और थाना प्रभारी नागझिरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियां कर रहे 7 व्यक्तियों को रोका। पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित थानों को सौंप दिया गया। इसके बाद अलग अलग स्थानों से अन्य संदिग्धों को भी पकड़ा गया। कुल मिलाकर 24 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्यवाही के कारण भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हुई। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने डीएसपी कमल निगवाल, थाना प्रभारी नागझिरी और उनकी टीम को 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। इसी प्रकार सीएसपी माधवनगर दीपिका शिंदे और उनकी टीम के आरक्षक अरुण, अशोक, दीप सिंह और केदार पटेल को भी 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। ये कार्यवाही सीएसपी माधवनगर दीपिका शिंदे, सीएसपी नानाखेड़ा श्वेता गुप्ता, डीएसपी विवेक कनोडिया, थाना प्रभारी देवास गेट निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार, थाना प्रभारी माधवनगर निरीक्षक गजेंद्र पचोरिया और उनकी पुलिस टीमों के संयुक्त प्रयास का परिणाम रही। जैसा कि आपको विदित है कि उज्जैन जिले में कल जो है 2 भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली गई थी, जिनमें से एक खाती समाज की जगन्नाथ यात्रा निकाली गई थी और एक इस्कॉन टेम्पल की जगन्नाथ यात्रा जो है वो शहर में निकाली गई थी। ये काफ़ी भव्य कार्यक्रम था, जिसको देखते हुए पुलिस के द्वारा काफ़ी सुरक्षा इंतजाम किए थे, जिसमें सीसीटीवी सर्विलेंस हम लोगों ने कराई थी। साथ ही साथ में ड्रोन कैमरा के माध्यम से, बॉडी बॉर्न कैमरा के माध्यम से हम लोगों ने पूरे इलाके में सर्विलेंस किया था। इस सर्विलेंस के दौरान ये चिन्हित हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो पिक पॉकेटिंग का या महिलाओं का सामान चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस ने इस संबंध में एक अभियान चलाया, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और जो सिविल ड्रेस में पुलिस की टीम को सक्रिय किया गया और इस टीम के द्वारा जो संबंधित सीएसपीज हैं उनके निर्देशन में करीब 24 संदिग्धों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है और इनमें से अधिकांश के जो हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और पुलिस इनके खिलाफ जो है वो कंसर्न सेक्शन में प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो कर रही है। सर ने कुछ इनाम देने की घोषणा की? जो जिस टीम ने इन लोगों को पकड़ा है, संदिग्धों को पकड़ा है और तत्परता से जो श्रद्धालु हैं उनकी जो चोरी है उनको बचाया है, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उस टीम को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा करी गई है और ये एक प्रोत्साहन भी है और इसी कारण से, इसी तत्परता के कारण ही जो जगन्नाथ यात्रा है वो हम अच्छी तरह से संपन्न करा पाए। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में है। उप जेल अधीक्षक सुरेश गोयल के डांस वीडियो का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब खुद जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू का अपनी पत्नी के साथ डांस करने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जेल अधीक्षक फिल्म फर्ज के प्रसिद्ध गीत बार बार दिन ये आए और फिरकी वाले तू कल फिर आना पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के होर्डिंग्स पर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के ठीक नीचे लव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार वायरल हो रहे इन वीडियो ने जेल की सुरक्षा और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आलोचकों का कहना है कि जहां 24 घंटे मुस्तैदी की जरूरत होती है, वहां इस तरह की मौज मस्ती किसी बड़ी अप्रिय घटना को बुलावा दे सकती है। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने इस पर सफाई दी है। पत्नी के साथ डांस का वीडियो वायरल होने और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद जेल अधीक्षक मनोज साहू ने सामने आकर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने सीधे शब्दों में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से इनकार किया है। जेल परिसर में मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पारिवारिक और स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस निजी समारोह में मैंने अपनी पत्नी के साथ डांस किया है। ये पूरी तरह से एक पारिवारिक और सामान्य गतिविधि भी थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ना ही इससे किसी भी तरह की जेल अनुशासनहीनता होती है। सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई चूक नहीं हुई है।
कौन क्या सी नियम कहते हैं इस पे? इसकी कौन सी नियम के खिलाफ है? इसमें किसी नियम का उल्लंघन ही नहीं हुआ भाई। हमारे यहाँ तो कल्चर प्रोग्राम चलते ही रहते हैं ना, आध्यात्मिक प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। बंदी योगा करते हैं, कल्चर प्रोग्राम डांस करते रहते हैं, संगीत के प्रोग्राम होते रहते हैं। ये तो सामान्य प्रक्रिया के तहत है। नहीं सर, इसमें जानकारी ये आ रही है कि कल्चरल प्रोग्राम की अनुमति रहती है, लेकिन जन्म दिवस या शादी की सालगिरह इनको लेकर जैन अधिनियम में कहीं ऐसा हो नहीं है। कल्चरल प्रोग्राम होना जेल के जो कैदी हैं उनको शिक्षा के लिए कि वो अच्छे राह पे चले इसलिए होता है, लेकिन जन्मदिन बनाना और ये क्या अलाउ करता है जेल अधिनियम? बिल्कुल करता है। कहाँ लिखा है कि जन्मदिन न मनाया जाए? भाई अगर खुशियों का त्योहार है तो उसको मनाया जा सकता है। और हमारे पास एक सांस्कृतिक भवन है, उसी में ही मनाया। कोई सामान्य पब्लिक प्लेस पे तो इस चीज को मनाया नहीं है कि कोई पब्लिक प्लेस पे बनाया हो, पब्लिक प्लेस पे किसी ने वर्दी में कोई डांस किया हो। तो खुशी का इजहार करने का अधिकार तो हर इंसान को है। इसमें गलत कहाँ है? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। उज्जैन सिंगस 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में चल रहे निर्माण कार्यों को सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे आगे आया है। मेला कार्यालय में शुक्रवार से शुरू हुए 2 दिवसीय निर्माण सुरक्षा यानी कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम में IIT बॉम्बे के विशेषज्ञ इंजीनियर्स और सुपरवाइजरों को आधुनिक सुरक्षा मानकों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सिंगस 2028 की तैयारियों के तहत जिले में 100 से अधिक निर्माण स्थलों पर कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश हैं कि किसी भी साइट पर सुरक्षा मानकों से समझौता न हो और कोई भी दुर्घटना न हो। उन्होंने कहा कि IIT बॉम्बे के 2 प्रोफेसर प्रशिक्षण के दौरान बड़े निर्माण कार्यों में अपनाई जाने वाली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, गड्ढों की खुदाई, ऊंचाई पर कार्य करने के सुरक्षा मानक और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की जानकारी दे रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद विशेषज्ञ निर्माण स्थलों पर जाकर श्रमिकों को सुरक्षा उपायों का व्यवहारिक प्रदर्शन भी करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि IIT बॉम्बे के साथ ये पहल इसलिए की गई है ताकि निर्माण कार्यों में लगे प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो और सिंगस 2028 के सभी निर्माण कार्य बिना किसी दुर्घटना के समय पर पूरे किए जा सकें। इसमें देखा है अभी कॉफर डैम में जब शीट पाइलिंग होती है, वर्टिकल सपोर्ट्स, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और द मेन थिंग इज एक्सेस। तो वी हैव अ लैडर फॉर एक्सेस कमिंग इन एंड कमिंग आउट काइंड ऑफ सॉइल। तो उसमें सबसे ज्यादा स्लोप देने की जरूरत है, मतलब जो काली मिट्टी हो गई वैसा टाइप का सॉइल जो बारिश में भी बह जाता है। ओके, सो दीस आर सम ऑफ द IS 3764 हर टाइप के प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिक वर्क्स चलते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन इज वन ऑफ द फैटल फोर्स, चौथा फैटल फोर है इलेक्ट्रोक्यूशन। वो पूर्ण सुरक्षा के साथ हों। और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं हमारे, जैसा आपको मालूम है 100 से भी अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स हमारे चल रहे हैं। उन सभी साइट्स पे अलग अलग तरीके की आवश्यकताएं रहती हैं। किसी भी साइट पे किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और कहीं पे कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं। उसके तहत एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि IIT बॉम्बे जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जो है हम लोगों का ये टाइप हुआ है। और उसमें IIT बॉम्बे के जो प्रोफेसर्स हैं, आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है और यहाँ पर आकर वो पहले हमारे इंजीनियर सुपरवाइजर्स को ट्रेन कर रहे हैं और सेकंड फेज में जो साइट पे जो वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेन करेंगे कि किस प्रकार से हमें बड़े बड़े काम करने हैं और उसमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है कि कार्य हमारे सारे हो जाएं बिना किसी को कोई नुकसान। उसके क्रम में आप देख पा रहे हैं ये बैच शुरू हुए हैं और इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि बड़े बैचेज ना हो, छोटे छोटे बैचेज हों, जिससे कि लोगों को ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मौका मिले और फिर यहाँ से साइट्स पे भी चीज़ें रिफ्लेक्ट हों। कुल मिला के सिंगस 2028 के पावन कार्यों में कोई दुर्घटना ना हो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ये हमारी कोशिश है। सर इससे क्वालिटी भी पे भी असर पड़ेगा? क्वालिटी जी निश्चित रूप से। क्या है कि IIT बॉम्बे जैसी जब प्रतिष्ठित संस्थान आके जब कोई चीज़ बताती है तो उसमें एक समग्र बात होती है। तो ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सुरक्षा बल्कि वर्कमैनशिप और क्वालिटी, दोनों चीज़ों में भी ये अपने विचार रख रहे हैं, जिससे कि एक साथ में इन सारी चीज़ों की मदद। श्रावण भादो माह में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक और अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने मंदिर परिसर और आसपास चल रहे निर्माण कार्यों के साथ आगामी सावन भादो माह की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रथम कौशिक ने श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, हरसिद्धि, बड़ा गणेश रोड, महाराजवाड़ा के सामने, श्री महाकाल मंदिर के सामने प्रस्तावित 30 मीटर सड़क, महाकाल, महालोक और अवंतिका द्वार सहित विभिन्न स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों से कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में
उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंदिर प्रशासक ने सावन भादो माह की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने दर्शन व्यवस्था, जूता स्टैंड, क्लॉक रूम, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा, बैरिकेटिंग, आवागमन और अन्य श्रद्धालु सुविधाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुचारू, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु केंद्रित रखने के निर्देश दिए। प्रथम कौशिक ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम दर्शन व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभाग निर्धारित समय सीमा में तैयारियां पूर्ण करें ताकि सावन भादो माह के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और सहज सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। निरीक्षण के दौरान संबंधित निर्माण एजेंसियों के अधिकारी, साथ ही महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सदाबल रोड स्थित श्री उपनिषद आश्रम में आगामी गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास व्रतानुष्ठान और 2 माह तक चलने वाले धार्मिक आयोजनों की तैयारियों को लेकर आश्रम समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आश्रम के पदाधिकारी और सेवादार उपस्थित थे। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, आयोजन की व्यवस्थाओं, साथ ही आश्रम परिसर में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री वीतरागानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा से चातुर्मास से व्रतानुष्ठान का शुभारंभ होगा, जो 29 जुलाई से 26 सितंबर 2026 तक निरंतर चलेगा। इस अवधि में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आश्रम पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठानों और सत्संग में भाग लेंगे। श्रद्धालुओं के सुचारू दर्शन, आवास, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। बैठक में मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। पदाधिकारियों ने आयोजन को अधिक व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए, जिन्हें आगामी दिनों में क्रियान्वित किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 29 जुलाई को विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। सुबह 8 बजे गुरु मंडल पूजा अर्चन, 10:30 बजे सदगुरु पादुका पूजन और सत्संग, साथ ही दोपहर 12 बजे महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आश्रम समिति ने सभी सदगुरु भक्तों को और श्रद्धालुओं को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। चातुर्मास अवधि में प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सुबह 6 से 6:40 बजे तक शांकर भाष्य पारायण, सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक महारुद्राभिषेक, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक छांदोग्योपनिषद पर स्वाध्याय, साथ ही शाम 4 बजे से 5 बजे तक स्कंद पुराण पर कथा आयोजित होगी। चातुर्मास के दौरान आध्यात्मिक साधना, वेदांत अध्ययन और सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, भारतीय संस्कृति से जोड़ने का विशेष उद्देश्य है। समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में सहभागिता की अपील की है। आज के दिन का जो मुख्य कार्यक्रम था वो हमारे सभी आश्रम के सदस्य, आश्रम के शिष्य भक्त मंडल, ये तो अमावस्या पूर्णमासी के भंडारे का तो होता ही होता है। हमारे श्री समर संजय मिश्रा की ओर से 2 दिन का भंडारा रहता है, हर महीने का रहता है। आज का कार्यक्रम जिसमें जो मंदिर को लेकर के, क्योंकि अगली शिवरात्रि 6 मार्च 2027 में शिव परिवार मंदिर की स्थापना, आदि शंकराचार्य की स्थापना, ये जो कार्यक्रम शिवरात्रि में मंदिर स्थापना चल रहा है उसमें उसका वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। उसको लेकर के कुछ गतिविधियां थी, मंदिर में कुछ कार्य बाकी थे, कुछ सेवा का सब चल रहा था और इसी से हम सब लोग इकट्ठे हुए थे और ये कार्यक्रम उसका मंदिर निश्चित हुआ। मंदिर का कार्यक्रम जो बाकी बचा है वो होगा और विशेष कार्यक्रम ये है कि अगले समय में इस वर्ष का जो चातुर्मास है वो चातुर्मास उज्जैन उपनिषद आश्रम में ही होगा और यहाँ पर 29 जुलाई से लेकर के और 26 सितंबर तक नित्य प्रति प्रातः काल में 9 से 10:30 तक सामवेदी छांदोग्य उपनिषद का स्वाध्याय रहेगा भाष्य के सहित। सायंकाल में 4 से 5 बजे तक जो स्कंद पुराण के ऊपर स्कंद पुराण की कथा रहेगी
और बीच में जो स्वाध्याय सत्संग रहेगा वो रहेगा, भंडारा तो विधि रहेगा। और ये कार्यक्रम है चातुर्मास। और मैं स्वामी वीतरागानंद सरस्वती द्वारिका शारदा पीठ के सन्यासी जो यहाँ पहली बार चातुर्मास कर रहे हैं, दंडी सन्यासी हैं और द्वारिका शारदा पीठ के और हमारे दादा गुरु रहे स्वामी प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री चरण स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, पीठद्वय पीठाधीश्वर, उनकी कृपा पात्र शिष्य स्वामी सदानंद पूज्य पाद स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, जो वर्तमान में द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, उनकी कृपा की छत्रछाया में हम यहाँ पर पहली बार चातुर्मास खंड संन्यास व्रत करेंगे। और इसमें नित्य स्वाध्याय भी चलेगा, सत्संग चलेगा और सभी भक्तों का आना जाना ये सब रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जिला कटनी में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग। 2015 तक कुल 1406 मीटर टनल बोरिंग होने से टनल निर्माण की गति बढ़ाने के लिए, लेकिन जब 2016 से अपस्ट्रीम छोर से दूसरी मशीन जर्मनी की HK चालू करा के टनल पे काम प्रारंभ हुआ, तो इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर सुरक्षा के मानकों में कई प्रकार की चुनौती बढ़ती गई। लेकिन दोनों तरफ से जब तक टनल पूरा नहीं करेंगे, ये एक चुनौती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से 1 मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती, केवल 1 मशीन के भरोसे से काम चला रहा है। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को ढूंढा गया, पुराने जानकार लोगों को लगाया गया। अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया, जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मेहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की प्रदाय में सब प्रकार की परेशानियां। ऐसे में 5 जिलों के अंदर ये अमृत का काम करेगी और खास करके जैसे गंगा बेसिन में आमतौर पर सोन नदी का गंगा बेसिन का इलाका हो या हमारा मालवा का पार्वती काली सिंह चंबल वाला बेल्ट या केन बेतवा, लेकिन नर्मदा तो सीधे खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात की खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेगी। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से हमने केंद्र सरकार के साथ 1600 करोड़ की राशि में 275 करोड़ की राशि उनके द्वारा इसमें प्रदाय की गई, लेकिन अधिकतम राशि हमारे राज्य सरकार के निधि से दी गई। लेकिन ये असंभव जैसा काम करके पूरा करने के बाद जो आज चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही, ये गए साल तक भी लग रहा था कि ये मशीन कंपनियों ने बंद कर दी, मशीन के सुधारने वाले मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं और चट्टानों की चुनौती समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी आशा उम्मीद इसी टनल के साथ दफन होने की स्थिति में पहुंची थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता, आनंद से सराबोर करता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांवों के पानी की समस्या का समाधान होगा। और ये विशेषता टनल की है कि टनल नीचे जा रही है, ऊपर से नदी कटनी भी बह रही, एक नीचे नर्मदा बह रही, दूसरी ऊपर से कटनी नदी बह रही। और ऐसी एक नहीं, कई नदी नालों के नीचे पानी की धारा को बरकरार रखते हुए कटनी नदी की जो पानी की चुनौती है, नगर के अंदर पेयजल की बड़ी समस्या भी समाधान करेगी। माननीय सांसद जी विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी, एक तरफ पन्ना के सभी प्रकार के, पन्ना के अंदर हमारे उद्योग धंधे से लेकर सब क्षेत्रों में
गंगा का पानी मिलेगा। रीवा बुंदेलखंड, खास करके बघेलखंड बुंदेलखंड का ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। 153 गांवों को लाभ देगी। कई गांव के, ये सिन्नाबाद गांव हम यहाँ बैठे हैं, इसके नीचे से टनल जा रही, रेल ऊपर चल रही, नीचे टनल भी चल रही। ये चमत्कार है वास्तव में। और पानी की धारा के बलबूते पर कई जगह बिजली भी बनाई जाएगी और आगे जाकर के कई सारे लोगों के लिए केस स्टडी का काम करेगी।